थोड़ी देर बाद में जब मैं दोस्तों आया, ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद में मैम आती है और मैम अकेली नहीं थी, डिफेंस मिनिस्ट्री के 4 से 5 बॉडीगार्ड इधर, ठीक है, पुलिस उनके साथ थी, ठीक है। सो हुआ क्या बेसिकली दोस्तों, हुआ ये, मैम का इंटरव्यू जो था मेंस क्लियर हो चुका था, इंटरव्यू की कॉल आई हुई थी उनकी, और जिस दौरान उनका इंटरव्यू हो गया, ठीक है, उनका सिलेक्शन हो गया था पूरा प्रॉपर, मुझे ये बात का नहीं पता था। उस दिन जब मैं मिलने आया तो उस दिन उन्होंने अपनी जॉब जो है ऑफिशियली ज्वाइन किए हुए उनको 20 से 25 दिन हो गए थे। बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे हालात जो हैं सबके खराब होते हैं, है ना। हालात हमारे भी खराब हुए थे, एंड मैं उन्हीं टाइम की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी जो मैंने बताया था, माय मदर वाज वेरी स्ट्रांग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो मैं ना एक यूपीएससी की कोचिंग के लिए मैं जाता था, पहले मैं मॉडलिंग करता था, ठीक है, मैं प्रिंट मॉडल रहा हूँ, ठीक है, 2 बहुत अच्छी कंपनियों के साथ मैंने काम किया है। तो सडनली बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, और मेरे पास सारी प्रॉब्लम एक साथ आई थी, ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, सारे प्रॉब्लम जितने भी होते हैं ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम मेरे पास उसी पे आया, फैमिली प्रॉब्लम, मेरे फादर बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, वो एक बोलते हैं ना वो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, वो लव लाइफ वाला लोचा, ठीक है, वो भी उसी टाइम पे, ठीक है, उसके बाद में जिम्मेदारियां भी उसी टाइम पे, सारी चीजें ना मेरे पास एक टाइम पे आई थी। एक बात बताऊं, उस टाइम पे ऐसा हुआ था, मेरी कमर के अंदर ना लाइपोमा हो गया था। लाइपोमा समझते हो, रसोली जिसको बोलते हैं। मैंने चेक कराया एक बंदे से, एक डॉक्टर था, चेक कराया मैंने, गधा आदमी था वो डॉक्टर, पता मेरे को क्या बोलता है कि तो 2nd स्टेज कैंसर है। मैं कहा भाई, मैं आधा उसी दिन मर गया था जब उसने बोला ना, मेरे कमर में था, यहाँ पे मेरे बैक साइड में था, ठीक है। मैं कभी उस पे दिखाऊंगा आपको फोटो, इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगा मैं आपको। मैं आधा तो लगभग ऑलमोस्ट वहीं डेड हो गया था जब उन्होंने ये बोला। तो सारी समस्या मेरे पास एक बार में आई थी, ठीक है, और मैं बहुत परेशान रहता था, बहुत परेशान रहता था, और मैं इतना परेशान था कि ऑलमोस्ट मेरा जो वेट है बहुत गिर गया था। मेरा वेट जो है मेरा वेट गिर गया था 25 किलो के आसपास, है ना। तो जब मैं पहले कोचिंग जाया करता ना, पहले मैं जाता था, मैं ज्यादा दिन नहीं गया, मैं थोड़े दिन गया हूँ। तो पहले मैं जब जाता था तो मैम जो थी वो मेरे से थोड़ी फ्रैंक रहती थी, उम्र में बहुत बड़ी थी मेरे से, पर थोड़ा बहुत फ्रैंकली बात करती थी मेरे से, है ना। वो मेरे को बोलती थी कि तू तो मॉडल है, तू यहाँ क्या करता है, तेरे को क्या आईएएस बनने का पड़ा है, मतलब हर टाइम मजे लेती थी। कई बार मेरे को गलत भी लगता था, मेरे को लगता था मैडम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है ना। बच्चा था ना, मेरे को पता थोड़ी ना उस टाइम पे, मुझे लगा मैडम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है, ठीक है, बट वास्तव में चीजें ऐसी थी नहीं, है ना। वो ऐसे ही मजाक में कुछ भी बोलती थी मेरे को, मतलब उनका मेरे साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा मानती थी मेरे को। तो हर टाइम मेरे से मजे लेती थी ऐसे ही। मैं उनसे कुछ पूछ लेता, मैम ये क्या करूं, तो मैम बोलती थी, ठीक है, सूरज कुमार नमस्ते यार, नमस्ते। तो मेरे को बोलती थी, पता क्या बोलती थी कि यार तू क्यों कर रहा है, ठीक है, तू मॉडल बन, तू कहीं पिक्चर कर, ये क्या करता है तू, किसने बोला, पढ़ाई वढ़ाई तेरे लिए नहीं बनी। मैम कहा अच्छा ऐसी बात है क्या मैम, फिर हाँ पढ़ाई तेरे लिए बनी नहीं है। तो ये सब था। तो मैम ने मेरे को कभी बहुत हंसते देखा था, मैं भी खूब मैम के साथ हंसता था। अच्छा, मैं 2 महीने के बाद में एक दिन कोचिंग गया तो मैम ने मेरे को बहुत बुरे हालात में देखा, है ना। तो मैं एकदम, मेरा वेट एकदम गिर गया था, चेहरा मेरा अजीब हो गया था, है ना, जैसा अभी हो रखा है ना, बड़े बड़े बाल लॉकडाउन की वजह से। सो मैं गया तो मैम ने मेरी तरफ देखा, तो मैम देख के बोली कि सुमित क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, मैम ने मेरे से पूछा कि सुमित क्या हुआ, मेरी आंख से आंसू आ गए। मैं कभी जिंदगी में, मतलब ऐसा लगता नहीं कि मैं रोया भी हूँ, बट जब उन्होंने पूछा ना क्या हुआ, मेरी आंख से आंसू आ गए, मैं रोने लग गया, ठीक है। मैं वहां से उठ के मैं निकल गया, है ना, मैं उठ के निकल गया, और मैं निकल के मैं वापिस आया, मैं बहुत देर के बाद आया। तो मैम समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गलत बात है, और मैम को ये भी पता था कि मैं शेयर भी नहीं करूंगा उनके साथ। तो जब मैं वापस गया तो मैम ने मेरे को बिठाया, पानी पिलाया, एक बढ़िया सी कॉफी मंगवाई बाहर से। कहता देखो सुमित, हालात ना सबके मुश्किल होते हैं, मेन चीज क्या होती है ना कि आप उनको बदलने की सोचते हो कि नहीं सोचते हो। हालात मेरे भी खराब थे, है ना, मैंने उनको बदलने की सोची और आज मैंने बदल के दिखाया। मैं आपको उनकी बात बताता हूँ, उन्होंने मुझे बताया टू मेक मी फील कंफर्टेबल दैट आई कैन शेयर माय प्रॉब्लम विद हर। उन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी मुझे बताई। स्टोरी क्या थी मैं बताता हूँ आपको। मैम ने बताया वो बचपन से बहुत ब्रिलियंट थी, बचपन से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, है ना। तो हर टाइम पे उसके 10th हो 9th हो, मतलब वो टॉप करती थी, टॉप अपने पूरे स्टेट के अंदर वो टॉप करती थी, इतने अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहती थी। अच्छा, 10th क्लास के अंदर उनके पास, उनके घर पे कोई रिश्ता आया। बेसिकली इज फ्रॉम बिहार, अभी वो बिहार का वो पार्ट झारखंड में है। सो बिहार एंड झारखंड में ना ये दहेज वाली प्रथा बहुत ज्यादा है ना। कोई होगा तो पता होगा, मतलब अगर लाइक आपकी बेटी की शादी अगर इंजीनियर से हो रही है तो उस इंजीनियर के आज तक पढ़ने का जितना भी खर्चा लगा है ना, वो बेचारे उस जो बेटी का परिवार है उनको देना पड़ता था, लड़की के परिवार को देना पड़ता। ये सच बात है, वहां पर बहुत ज्यादा, मतलब जो है दहेज बहुत ज्यादा रहता है ना। आप जो बिहार से, उनको पता भी होगा, ठीक है, अभी भी है ये सब चीजें, तो वो देना पड़ता था।
तो एक रिश्ता ऐसा आया कि जिसमें दहेज नहीं देना था। उसके परिवार वालों ने फटाफट हाँ कर दी। वो दो थे, एक तो भाई था उसका छोटा और एक वो खुद थी, है ना। तो भाई था और एक छोटा, वो मैम जो थी वो खुद थी। तो परिवार के पास आया, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा एज में बड़ा है बट दहेज नहीं देना। तो उन्होंने फटाफट हाँ कर दी कि ठीक है करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ बोल दिया उन्होंने। अब हुआ क्या, शादी भी कर दी घर वालों ने, फैमिली वालों ने, क्योंकि मम्मी पापा का जो उसका छोटा बेटा था ना, लड़का, उनकी तरफ लगाव ज्यादा था। उनको वो कुछ समझती नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए ना उस बेटी की अपने की शादी कर दी कि दहेज नहीं देना पड़ेगा, है ना। अब जब उनकी शादी हुई थी, वो 10th क्लास में थी। एग्जाम उन्होंने जैसे तैसे करके एग्जाम दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने 10th क्लास में टॉप किया। बोर्ड के एग्जाम में उन्होंने टॉप किया। उसके बाद में शादी हो गई। जिनसे शादी हुई थी उस टाइम पे उनकी एज थी 42 ईयर्स, ठीक है। कितनी सी एज थी, सॉरी 39 ईयर्स। जिनसे उनकी शादी हुई थी ना, उनकी एज थी 39 ईयर। और वो सोचो 10th क्लास में उनकी एज कितनी होगी, 10th क्लास में थी वो। और जिनके हस्बैंड थे उनकी एज थी 39 ईयर्स, ठीक है। बट जैसे तैसे करके उन्होंने एडजस्ट किया यार। 1-1.5 साल में उनके साथ रही, थोड़ा सा अटैचमेंट भी हो गया, है ना। उसके बाद में वो पढ़ाई वढ़ाई उनके घर वालों ने छुटवा दी। बट जो उनकी प्रिंसिपल थी, उनको पता था ये लड़की बहुत ब्राइट है, तो उनको बोला इनकी पढ़ाई प्लीज कंटिन्यू रखो। तो परिवार वाले एग्री नहीं थे, बट जैसे तैसे करके ओपन से फॉर्म वगैरह भर के ना, प्रिंसिपल ने बहुत लड़ा, सपोर्ट किया उस बच्ची को। तो उसने 11th और 12th के एग्जाम जो है फॉर्म भरा दिए। अब 12th के एग्जाम का टाइम था। जो उनके हस्बैंड थे, 2 साल बाद की बात है ये दोस्तों, मैंने उनके हस्बैंड की एज हो गई थी 42। तो एक रोड एक्सीडेंट में उनके हस्बैंड जो थी ना, उनकी डेथ हो गई। अब उनके पास एक बेटी भी थी, एक बेटी हो चुकी थी, ठीक है। हस्बैंड जो थे उनकी डेथ हो गई थी। 12th क्लास का एग्जाम था उनका, उन्होंने एग्जाम दिया एंड अगेन 12th में उन्होंने फिर से पूरा स्टेट में टॉप कर दिया, फिर से दोबारा, ठीक है। अब हस्बैंड की डेथ हो गई, ऑब्वियस बात है दुख तो होता ही है ना भाई। कुछ भी थे, बड़े थे, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें 2 साल में उनके साथ ही तो अटैचमेंट हो गई थी, है ना। तो बहुत दुख हुआ उनको। अब एक बेटी भी थी उनकी। अच्छा, शादी के डेथ के थोड़े दिन के बाद में, अब इनकी एज तो बहुत कम थी ना, 12th क्लास में, सोचो कितनी एज होगी इनकी। तो उनके परिवार वालों ने आपस में डिसाइड किया दोनों ने कि वो जो जिनकी डेथ हुई है ना, उनके एक बड़े भाई थे। अब छोटे की एज थी 42, बड़े वाले की सोचो कितनी होगी। बड़े भाई थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, बेटा बेटी नहीं थी, तो उनका वंश आगे बढ़ पाए, इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि अब इनकी शादी भी उनसे करा देते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। बड़े का वंश आगे बढ़ पाए, उन्होंने सोचा इसकी भी शादी उनसे करा देते हैं। तो उन्होंने इनके परिवार से पूछा क्या आप एग्री है इसके लिए। तो इनके परिवार वाले, इनकी मम्मी ने हाँ बोल दिया, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, वी आर एग्री, ठीक है। वो एग्री कर दिया। अब ये बात इनको सहन नहीं हो पाई। एक बार ठीक है बर्दाश्त कर लिया, लेकिन दूसरी बार बर्दाश्त नहीं होता है ना, दूसरी बार कैसे हो। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने अपनी बेटी को लेके और वहां से वो भाग आई रात, नंगे पैर, मतलब ना कपड़े कुछ नहीं। वो वहां से भाग आई, ट्रेन में बैठ के दिल्ली की ट्रेन पकड़ी, वो भाग आई। दिल्ली में उनके मामा के बेटे रहते थे, उनसे उन्होंने बात की, जैसे तैसे करके नंबर था, बात की उनसे कि मैं आ रही हूँ। तो उनके मामा के बेटे ने पूछा उनसे क्या हाल है, तो उन्होंने बताया। अब देखो फैमिली पर्सन कोई भी कितना हो, लेकिन ज्यादा दिन तक सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, कोई नहीं करता। आपको अपना सपोर्ट खुद बनना पड़ता है। तो उन्होंने थोड़े दिन उनको सपोर्ट किया, रहने दिया और बताया कि ठीक है मैं घर नहीं बताऊंगा। उन्होंने समझा, उसका स्टार्टिंग में उनका साथ दिया उन्होंने, और उनके घर पे नहीं बताया कि वो यहाँ पे भाग के आ गई। अच्छा, परिवार वालों ने उनको ढूंढने की कोशिश नहीं की। उन्होंने, परिवार वालों ने क्या किया कि हमारी बेटी मर गई है, डेड, ठीक है, उनको डेड डिक्लेयर कर दिया और श्राद्ध करा लिया अपना, ठीक है, बाल बाल मुड़वा लिया, पूरा श्राद्ध करा लिया अपना। बोला कि हमारी बेटी जो है मर गई है, पंडितों को खाना खिला दिया, कब्बों को खाना खिला दिया। ढूंढने की कोशिश भी नहीं की कि मर गई है, ठीक है। छोटे बच्चे, अपना जो छोटा लड़का था उनकी तरफ उनका पूरा डेडिकेशन था, फोटोग्राफर बनना चाहता था, उसके पीछे खूब सारा पैसा लगाया, उसको पैसा दिया, खूब पैसा लगाया उसके पीछे। यहाँ मैम जो थी वो अपने मामा के लड़के के साथ रही। थोड़े दिनों में मामा के लड़के को बोझ लगने लग गया, कौन खिलाए कौन पिलाए सब किए। तो उन्होंने बोल दिया कि या तो तुम घर चले जाओ, वरना मैं उनको बता दूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम बताओ मत, मैं यहां से चली जाती हूँ। दोस्तों लाइट एक बार फिर से चली गई है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, लाइट चली गई है, बट हम तो जो बात कर रहे हो, मैं अपनी पूरी स्टोरी जो है वो अपने आपके साथ में पूरी कर देता हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या, उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है तुम घर पे मत बताओ यार, मैं चली जाती हूँ, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मैं वापिस चली जाती हूँ, मैं मतलब अपना खुद देख लेती हूँ, अपना ठिकाना खुद देख लूंगी, तुम्हें कुछ मेरे लिए अब करने की जरूरत नहीं है, बट तुम घर पे मत बताओ कि मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ में, ठीक है। तो उनको ये बोल दिया। अब उन्होंने कहा कि ठीक है चल मैं नहीं बताऊंगा। तो वो वहां पे रहने लग गई, है ना, वो वहां पे रहने लग गई, तो अपना काम खुद करने लगी। अब काम कैसे करेगी सोचो, वैसे 12th उन्होंने अच्छे एग्जाम से पास कर लिया है, तो वो यहाँ पे दिल्ली में
एक हाउस मेड का काम करने लगी, घरों में जाके बर्तन धोना, खाना बना देना, पोछा लगाना, झाड़ू पोछा, ये सब था। तो वहीं पे उसी टाइम पे उनकी प्रोफेसर के घर में वो काम करती थी, वो इग्नू में पढ़ाते थे। प्रोफेसर ने क्या किया, उनका ओपन से फॉर्म वगैरह भरवा दिया और ठीक है। अब वो इग्नू से क्या कर रही थी, इग्नू से वो पढ़ाई भी कर रही थी और साथ ही साथ में आपका उनका यहाँ से भी चल रहा था और वो काम भी कर रही थी। और अब सोचो एक बेटी उनके साथ है, वो एग्जाम देने जाया करती, वो इग्नू में जाया करती। दोस्तों इग्नू का जो रास्ता है ना, यहाँ पे वो कटवाड़िया सराय में वो रहती थी, इग्नू तक का जो रास्ता है वो पूरा जंगल होता था, है ना। उनके पास में इतने पैसे नहीं होते थे जेब में कि वो अपने पैसे खर्च करके वहां पे चली जाए और पैसे खर्च करके वो वापिस आ जाए। तो कई बार बस में बैठ जाती थी ऐसे ही बिना पैसे, है ना, तो पुलिस पकड़ लेती थी, है ना, ले जाया करती थाने में, गंदी गंदी बातें बोलती थी, बट उन्होंने सब सहा, है ना। रात में अकेली आती थी जंगल से, तो कोई कुछ कुछ बोलता था, कमेंट पास करता था, सब कुछ सहा। पैरों में चप्पल नहीं होती थी, तो मेरे को बताया कि मेरा बहुत मन करता था कि मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं। लोग जो अपने आसपास देखती थी सबके पास अच्छे कपड़े होते थे, ब्रांडेड कपड़े। वो बोलती थी सुमित मेरा बहुत मन करता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, है ना। उनको ये नहीं पता होता था कि आज खाना खा लिया, नेक्स्ट टाइम मेरे को खाना कब मिलेगा, है ना। तो वो क्या करती थी, जिनके घरों में काम करती थी, जो बासी खाना होता था वो लेके आती थी और उनको खुद वो उस खाने को खाती थी। अपनी बेटी, अब याद रखना उनकी बेटी साथ में है, वो बेटी अभी भी साथ में है, बेटी का भी काम करना है, बेटी को भी खिलाना है, पिलाना है, सारे काम करना है, ठीक है। सो धीरे धीरे उन्होंने ऐसा किया। फिर सडनली मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे उनकी अर्निंग जो थी वो थोड़ी इंप्रूव हो गई, उन्होंने एक फ्लैट ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मतलब किराए पे रहने लगे, पढ़ाई करने लगी। देन ही डिसाइडेड दैट ही वांट्स टू बी एन IAS ऑफिसर। तो उन्होंने, सर ने उनको सजेस्ट किया कि आप तैयारी स्टार्ट करो। तो हमारे एक सर थे, वो बहुत अच्छे आदमी यार, उन्होंने अपने वहां पर उनको फ्री में क्लासेस ज्वाइन करने का मौका दे दिया, ठीक है। वेरी जेंटल पर्सन, उनका बहुत अच्छे आदमी है यार। तो उन्होंने उनको पढ़ने दिया फ्री में, उनको अपनी क्लासेस ज्वाइन करा दी, मैम वहां पढ़ने लगी। साथ साथ में उन्होंने क्या किया, उनको काउंसलिंग का काम भी दे दिया कि काउंसलिंग पे बैठो आप, कोई बच्चा आता है आप उसको काउंसिल करो, आप उसको गाइडेंस दो, सारी चीजें करो। तो उन्होंने सारी चीजें जो है वो स्टार्ट कर दी धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, फिर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। सर ने, जो सर की एक ही ब्रांच थी, मैम ने इतना दिन रात मेहनत से काम किया कि सर की जो इंस्टीट्यूट थे उसको 4 अलग अलग जगहों पे एस्टैब्लिश कर दिया, 4 अलग अलग जगहों पे। रेवेन्यू जो था उस इंस्टीट्यूट का, जो कमाई थी वो लगभग 5 गुना एकदम से बढ़ गई। सर ने खुश हुआ, सर ने खुश होके मैम को पार्टनर बना लिया। आप समझ रहे हो, वो मैम जो झाड़ू पोछा लगाती थी, जिसके पास खाने के लिए पैसा हो, जो पैदल आती थी, जब बस में चढ़ जाती थी, टिकट लेने के पैसे नहीं होते थे, ठीक है, लोग गंदे गंदे कमेंट करते थे, सब झेला उन्होंने, लेकिन हिम्मत दिखाई, डटी रही। आज सर ने उनकी मेहनत देख के उनको क्या कर दिया, इंस्टीट्यूट में बिजनेस पार्टनर बना लिया। फिर उन्होंने बताया कि सुमित आज मैंने गाड़ी खरीद रखी है, दिल्ली में उन्होंने खुद का घर खरीदा, बेटी अच्छे स्कूल में जा रही है, सारी चीजें उन्होंने परफेक्ट की। उन्होंने मेरे को बताया कि आज मैंने सब कुछ किया, अगर मैं हिम्मत हार जाती तो कैसे होता। मुझे पता है तुम्हारी पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, तुम जरूर किसी ना किसी मुसीबत में हो, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, एटीट्यूड डिफाइंस एवरीथिंग। प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आती है ना, बट आपका एटीट्यूड क्या है ना, उसको, वो आपकी चीजों को डिफाइन करता है ना। तो मैम ने मेरे को बोला कि तुम चीजें ना, तुम सोचो यार, तुम करो चीजों को। फिर मैंने सोचा यार, मैम के हिसाब से तो मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है यार। बचपन में देखो शादी होगी, उसके बाद में हस्बैंड की एज इतनी ज्यादा थी, उसके बाद में जो दूसरी शादी होती है वो उसके बड़े भाई से, वो भी इतना बड़ा था एज के अंदर, है ना, ठीक है। तो कितनी मुसीबतें हैं, घर वालों ने उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, घर वाले कह रहे हैं हमारी बेटी नहीं है वो, हमारी बेटी तो मर चुकी है, श्राद्ध करा लिया, कितनी सारी प्रॉब्लम हुई, बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपके सामने इतनी समस्याएं हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इतनी समस्याओं से निकल पाऊंगा, बट उन्होंने निकला। तो मैंने सोचा कि यार इनके सामने तो मेरी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई, इनके सामने तो अपनी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम में तो जमीन आसमान का फर्क है, तो मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है यार, तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं उसी टाइम पे अपने जो फ्रस्ट्रेशन था ना, डिप्रेशन था, मैं बाहर आ गया। मैं कहा अब कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं घर गया, 1.5 महीने तक मैं कोचिंग दोबारा नहीं गया, मैं घर रहा, मैंने सारी चीजों को ठीक की, मैंने पढ़ाई की, सब कुछ किया। तो एक दिन जब मेरी लाइफ दोबारा ट्रैक पे आ गई ना, तो मैं वापस गया मैम से मिलने कि आज मैम का जाके मैं थैंक यू बोल के आऊंगा यार मैम को, ठीक है। मैं गया वहां पे, तो मैं जब गया मैंने पूछा कि मैम है यहाँ पे, तो काउंसलिंग उस पे ना कोई दूसरी मैम बैठी थी, मैंने पूछा जाके कि मैम है यहाँ पे, तो बोले आप कौन। मैं सुमित, ऐसे मुझे मैम से मिलना है ना। तो उन्होंने बताया मैम तो नहीं है यहाँ पे। मैं कहा अच्छा मैम नहीं है,
तो मैं कहा नहीं है। अब मैंने ज्यादा सर से पूछा नहीं, मैं कहा ज्यादा लोगों से पूछूंगा सब कहेंगे यार ये पता नहीं क्यों पूछ रहा है, इसको क्या पड़ी है ना, लोग गलत समझते हैं। तो मैंने नहीं पूछा। मैं बहुत दिन से परेशान था यार कि पता नहीं मैम कहाँ गई है ना। देखो भगवान ने सुनी उस टाइम पे ना। मेरे पास एक दिन रात में ना कॉल आता है, प्राइवेट नंबर, उस पर लिखा था प्राइवेट नंबर। मैंने कॉल उठाया। अच्छा, प्राइवेट नंबर जो था, मेरा एक दोस्त रहता था, मेरा दोस्त था, वो इटली में रहते थे। सो मुझे वो मेरे पास कॉल करता था, उसके नंबर पे लिखा था प्राइवेट नंबर। तो मुझे लगा कि मेरा दोस्त है वो इटली से, पुष्पेंद्र उसका कॉल है। तो मैंने उठाया, मैं कहा हाँ यार बता पुष्पेंद्र कैसा है, कि और तो मेरे पास किसी का नंबर आता नहीं था। अब उधर से लड़की की आवाज आई। अब जैसे लड़की की आवाज आई मैं थोड़ा सहम गया। मैंने देखा लड़की कौन बोल रही है इधर से। तो मैंने बोला, मैं हेलो हेलो। तो मैंने बात की, मैं कहा हेलो कौन। तो उधर से आवाज आई कि हेलो सुमित, मैं मैम बोल रही हूँ। मैं कहा हाँ जी मैम। मैं कहा मैम कहाँ हो आप, मैं इंस्टीट्यूट गया, मेरे को आपसे बात करनी है मैम, आप कहाँ हो। तो मैम ने मेरे को बोला कि टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ, 3 दिन के बाद में मैं आऊंगी इंस्टीट्यूट में सुबह 8 बजे, तब वहां पे मिलते हैं, आप आना। मैंने बोला ठीक है मैम मैं आता हूँ। दोस्तों मैं गया वहां पे। तो उस दिन मैं जब गया ना, तो और दिन क्या था, मार्केट बहुत भीड़ भाड़ रहता था, जीएस राय में वो इंस्टीट्यूट था, बहुत भीड़ भाड़ रहता था दिल्ली में। उस दिन पूरी गली एकदम साफ थी, है ना। पुलिस खड़ी हुई थी वहां पे और डिफेंस मिनिस्ट्री के पर्सनल भी थे वहां पे, मतलब फौजी जो थे वो भी खड़े थे और पुलिस खड़ी थी वहां पे। मैं कहा पता नहीं भाई आज कोई नेता वेता आने वाला है, ठीक है। सो मैं भी खड़ा था, मैं कहा चलो अपन तो मैम से मिलने जा रहे हैं। तो मैं खड़ा रहा वहां पे। थोड़ी देर बाद में जब मैं दोस्तों आया, ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद में मैम आती है। और मैम अकेली नहीं थी, डिफेंस मिनिस्ट्री के 4 से 5 बॉडीगार्ड इधर, ठीक है, पुलिस उनके साथ थी, ठीक है। सो हुआ क्या बेसिकली दोस्तों, हुआ ये, मैम का इंटरव्यू जो था मेंस क्लियर हो चुका था, इंटरव्यू की कॉल आई हुई थी उनकी, और जिस दौरान उनका इंटरव्यू हो गया, ठीक है, उनका सिलेक्शन हो गया था पूरा प्रॉपर, मुझे ये बात का नहीं पता था। उस दिन जब मैं मिलने आया तो उस दिन उन्होंने अपनी जॉब जो है ऑफिशियली ज्वाइन किए हुए, उनको 20 से 25 दिन हो गए थे, उन्होंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली थी। जब वो आई तो मैंने देख तो लिया था, ठीक है, कि मैम आ रही है। मैं अब थोड़ी ना बात होगी यार ना, अब वो बड़ी आदमी है, ठीक है। तो जब मैं देखा तो मुझे पता चला सीजन IAS ऑफिसर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में वो पोस्टेड थी, ठीक है, वो एक IAS ऑफिसर बन चुकी थी। तो मैं सोचा कि अब बात थोड़ी ना करेंगे, लेकिन मैम ने मेरे को पहचान लिया, भीड़ में से मेरे को बुलाया, सुमित इधर आओ, ठीक है। भरी सिक्योरिटी में गया, मेरे कंधे पे हाथ रखा और मेरे साथ मैम अंदर गई, ठीक है। तो उस दिन मुझे लगा कि यार वाओ, ठीक है, वाओ। मैंने देखा कि यार इतना स्ट्रगल मैम ने किया है, इस लेडीज ने इतना स्ट्रगल किया है यार। आदमी है, ठीक है, आदमी को बहुत सारे प्रिविलेज होते हैं, बट हमारी सोसाइटी जो है ना पैट्रियार्किकल सोसाइटी है, तो वुमेन्स को हम सपोर्ट नहीं करते, है ना। और उनके साथ इतनी सब गलत चीजें हुई, इतना सब कुछ उन्होंने सोचा। लेकिन दोस्तों आज इंडिया की जो टॉप मोस्ट एलीट सर्विसेज है ना, वो उनके पास में एलीट सर्विस। नाउ सीजन IAS ऑफिसर, वो एक IAS ऑफिसर है, और किस सिचुएशन से निकली मैंने आपको बता ही दिया। एंड नाउ सीजन IAS ऑफिसर, ठीक है। दोस्तों अगर वो कर सकती है ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपके पास है क्या, आपके पास इतनी प्रॉब्लम है क्या कि आपके पास खाने का नहीं पता आपके पास इतनी प्रॉब्लम है कि आपके घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसी कुछ चीजें हैं क्या। उनके पास सब वो चीजें थी, ठीक है, सब वो चीजें थी, लेकिन उन्होंने दोस्तों वो करके दिखाया। जब भी मैं परेशान होता हूँ ना, मैं उनकी बात सोचता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि आई विल नॉट एबल टू डू, जब भी जो मिस्टीरियस ब्लैक थिंग्स मेरे को सराउंड करती है ना, मेरे दिमाग पे हावी होती है, वो कहती है कि यू कैन नॉट डू, यू विल नॉट एबल टू डू दिस, जब भी तो मेरे को ये कहानी याद आती है। मैं तब सोचता हूँ कि मैंने कर दिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार, ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ। और हर जो आपका जो भी फीमेल स्टूडेंट है यहाँ पे, जो भी लड़की है जो अपने सपने के लिए लड़ना जानती है, मैं उनसे करता, फाइट करो, ठीक है, फाइट करो। आपका एम है, आपका ड्रीम है, करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ अपने आप कि ये आप कर सकती हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, आपको ये बात प्रूव करके दिखानी पड़ेगी कि यू विल डू दिस, ठीक है। आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं हर एक लड़की से बात कर रहा हूँ जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जिसको सोसाइटी बात बात पे बोलती है कि तुम नहीं कर पाओगे, करके दिखाओ, ठीक है, उनके फेस के ऊपर उनको करके दिखाओ। और तो आज मैम ने करके दिखाया। एंड देखो सडनली जब भी मैं डिप्रेस फील करता हूँ, मेरे पास मैम का नंबर नहीं है, बट मेरे पास 10 दिन 15 दिन 20 दिन में उनका कॉल आता रहता है, ठीक है। एंड ही कीप मी पुशिंग कि यार बोलती रहती है कि देखो कभी ना बस हार मत मानना, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में हार मत मानना। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हार मत मानना। ये जो हार मान लेते हैं ना, हम बैठ जाते हैं, उसका कॉस्ट बहुत बहुत